हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल, जहाँ पर धातु एवं अधातुओं के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। पूरे चैप्टर में आपने धातु में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। धातुओं के हमने भौतिक गुणों की बात की थी कि वहाँ जहाँ पर हम किसी भी पदार्थ को देख रहे हैं, किसी भी तत्व को देख रहे हैं, अगर वो मैलिएबल है, डक्टाइल है, अगर सोनोरस है, लस्ट्रस शाइन उसमें है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, साथ ही मोस्टली आपको सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, हार्ड सब्सटेंस है, तो वो सारे आपके क्या होंगे? ठोस आपके क्या कहलाएंगे? धातुएं कहलाएंगी। ठीक है ना। फिर आपने बोला इसके ऑपोजिट ठीक आपके क्या होंगे? अधातुएं होंगी, यानी कि नॉन मेटल्स होंगी, जिनमें की मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, जो डक्टाइल नहीं है, सोनोरस नहीं है, लस्ट्रस शाइन जिनमें नहीं है, ठोस के अतिरिक्त जो आपको द्रव अवस्था में भी देखने को मिल रही हैं, और इसके साथ ही जो कोमल होंगी, तो ये सभी आपके अधातु कहलाएंगी। एक्सेप्शन आपने सब जगह देखा था, धातुओं में भी आपके कुछ एक्सेप्शन आए थे और अधातुओं में भी आपके कुछ एक्सेप्शंस आए थे। ओके, देन आप केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि धातुओं की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी अलग अलग धातु की अभिक्रिया अलग अलग तत्वों से, गैसों से करवाई जाती है, तो आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रोडक्ट आपके बनते हैं। जैसे आपने धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो आपने का ऑक्साइड बनेगा, आपने वाटर से कराई, एसिड से उसकी अभिक्रिया कराई, धातु की अभिक्रिया धातु के लवण से कराई, धातु की अभिक्रिया अधातु से करवाई, तो फिर आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पर बन रहे थे। ओके, इसके अतिरिक्त अभी कोई धातु है वो आ कहाँ से रही है, उसका निष्कर्षण करना है, प्राप्ति का स्रोत क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो धातु का जो मुख्य स्रोत है वो हमारी अर्थ की सरफेस होती है, धरती की सतह से ही धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि धातुएं जो होती हैं, क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, तो आपकी धातुएं किसी कंपाउंड के फॉर्म में आपको मिलती हैं। फिर आप क्या करते हैं? उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी निष्कर्षण उसका किया जाएगा, और निष्कर्षण में क्या होगा? उस कंपाउंड से आप उस धातु को क्या करेंगे? अलग करेंगे। ओके, तो वहां पर भी आपने निष्कर्षण के लिए 3 तरह से धातुओं को विभाजित किया उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किसी और प्रकार से हो रहा था, मध्य की अभिक्रियाशीलता की धातुओं का निष्कर्षण किसी और प्रकार से किया गया, और निम्न सक्रियता वाली जो धातुएं थी उनकी जो आपने निष्कर्षण किया वो कुछ अलग तरीके से किया। तो इस तरह से आपने सभी धातुओं का निष्कर्षण सीखा। साथ ही आपने बोला धातु क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में खुली अवस्था में रहती है, तो वो संक्षारित होना स्टार्ट कर देती है। संक्षारित होने का मतलब क्या है? कि उसकी ऊपरी लेयर जो होती है, ऊपरी परत जो होती है, वो खराब होने लगती है, यानी ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर वो एक प्रकार का कंपाउंड वहां पर फॉर्म कर देती है। उसके बारे में आपने पढ़ा। संक्षारण को रोका किस प्रकार जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा। तो ये सारा आपके चैप्टर में था। हम लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए थे। आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, यहाँ पर आपने बहुत सारे एमसीक्यूज आपने देखे थे लास्ट सेशन में। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में आपने पढ़ा था। देन फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ। नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। नॉन मेटल जब आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है तो वो कौन से टाइप का होता है? आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है ना। इसके अलावा सल्फर मॉलिक्यूल इज ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक का मतलब क्या है? 8 परमाणु इसके यहाँ पर S8 की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, Ag। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as an a list of common metals। आपके पास एक लिस्ट होती है कॉमन मेटल की, जो सामान्य धातुएं हैं आपकी, और उनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका रखा जाता है, यानी कि उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में। तो ये आपकी एक क्या है? एक्टिविटी सीरीज, यानी सक्रियता श्रेणी इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कम्स इन कांटेक्ट विद शुगर इट बिकम्स ब्लैक ड्यू टू। जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शुगर के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट है आपका द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज। एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेटल का, उसके ओर से अयस्क से धातु को निष्कर्षित किया जाता है, उसके बाद उसका शोधन होता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पूरा धातु कर्म कहा जाता है, यानी कि मेटलर्जी। तो मेटलर्जी पूरी एक प्रोसेस थी जहां पर आपने क्या कहा, धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करेंगे, अयस्क से प्राप्त करने की अलग अलग विधियां थी, और इसके बाद उसकी रिफाइनिंग होगी, यानी उसका शोधन किया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म या मेटलर्जी आपका कहा जाता है। ओके। The surface of some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This phenomenon is known as। आपका लोहे की वस्तुएं आपने देखी होंगी बहुत समय तक, जैसे कि कोई भी मेटल है, लेकिन मोस्टली आप लोहे की चीजें क्योंकि आपके आसपास इजीली अवेलेबल होती हैं, और आपने लोहे पर उसकी ऊपरी परत को खराब होते हुए भी देखा होगा, संक्षारित होते हुए भी देखा होगा, ठीक है ना। इस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है? तो संक्षारित होना या जंग लगना जिसे आप कहते हैं, वो संक्षारण की एक प्रक्रिया है जहां पर जो हमारी मॉइस्ट एयर होती है, नम वायु होती है, उसके संपर्क में आने पर धातु खराब होना स्टार्ट कर देती है, या आप क्या बोलते हो, धातु की ऊपरी परत पे आपका दूसरी लेयर आ जाती है, जैसे आयन के ऊपर आयन ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। ओके। तो इस तरह से तो कोरोजन इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी संक्षारण एक ऐसा प्रक्रम है जहां पर आपकी धातु, जैसे कि आप आयन की बात कर रहे हैं, वो नम वायु के संपर्क में आने से लंबे समय तक आपके नम वायु के संपर्क में आने से खराब होना शुरू कर देती है, तो उसी को आपका संक्षारण कहा जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉपर एंड सिल्वर। ओके। कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की यानी विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं। SO2 react with Cl2 in the presence of sunlight to form sulfuryl chloride. Okay. An alloy of any metals with mercury is called, and the electrical conductivity of an alloy is dash than that of pure metals. Okay, तो mercury आपका क्या होता है? mercury से जो आपने alloy बनाया है, any metal with mercury, किसी भी धातु का मरकरी के साथ मेटल अमलगम कहलाता है। एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय, और उस जो अलॉय या मिश्र धातु बनी है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी, यानी विद्युत चालकता जो होगी, वो लेस हो जाती है देन दैट ऑफ प्योर मेटल। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, मरकरी आपका उतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं है, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, चालक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्योंकि आप उसको किसी धातु के साथ मिला रहे हो, तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर जा रही है। ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन है आपके पास, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। आपने पढ़ा है सोडियम पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो क्यों डुबोकर रखा जाता है? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आपने एक्टिविटी सीरीज देखी, आपने बोला मैम पोटेशियम हमारी सबसे ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब वो सबसे अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद सोडियम आता है, सोडियम आपका सेकंड नंबर पे अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं। तो इसीलिए ताकि वो बाहर किसी एनवायरनमेंट में आपका नमी है या फिर ऑक्सीजन है, उनसे अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पे होती है जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके। सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल। इफ केप्ट ओपन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू एक्सप्लोर एंड कैच फायर। क्या होगा अगर उसको खुले में रखा जाएगा, तो वो ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, तो उससे अभिक्रिया कर लेगी और क्या होगा, आग पकड़ लेगी। सोडियम मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। इसलिए उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जा रहा है ताकि वो ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से या कार्बन डाइऑक्साइड किसी से भी आपका रिएक्ट ना करे। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है तो किसी से भी रिएक्शन कर लेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टीम
कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। ओके, तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, देखो आयन की रिएक्शन आपने स्टीम के साथ पहले भी देखी। आपने क्या बोला, आपने बोला मैम हमारी धातुएं जो होती है ना वो वाटर के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, यानी कुछ धातुएं होती हैं जो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुओं को गर्म जल से अभिक्रिया कराना पड़ता है, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर आयन यानी कि जो लोहा है आपका वो स्टीम यानी भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा था, जब आपने क्या बोला था कि Fe3O4 बन रहा है आपका, और कैल्शियम और पोटेशियम तो आपकी अभिक्रियाशील है ही, तो वो आपका नॉर्मल वाटर से भी रिएक्ट कर जाती हैं। ओके, तो उस आयन की अभिक्रियाशीलता वाटर के साथ उसके स्टीम वाले फेज में जब वो होगी तब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका Fe3O4 बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस आपकी अलग हो रही है। तो आपने यही पढ़ा था, जल के साथ आपकी धातु की अभिक्रिया होती है तो या तो ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस अलग होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसके अलावा कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है और साथ में आपकी H2 निकलेगी। ओके, और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस अलग होगी। ओके, तो ये सारी रिएक्शन आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सैंपल ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows. क्या कहा जा रहा है आपको, आपके पास A, B, C, D 4 आपको अलग अलग मेटल्स दी गई हैं और अलग अलग सोल्यूशन में उनको डाला जा रहा है एक के बाद एक। रिजल्ट क्या क्या आएंगे वो आपको बताने हैं। ठीक है ना, पहली मेटल ए है जो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं दे रही है। ठीक है, ये आपका आयरन सल्फेट है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपका कॉपर सल्फेट है, तीसरा जिंक सल्फेट है और चौथा आपका सिल्वर नाइट्रेट है। तो जब ए को आयरन सल्फेट में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो आयन से क्या होगी, आपकी कम अभिक्रियाशील हो सकती है। देन कॉपर में डाला तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ए को, और जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये अभिक्रिया नहीं हो रही है। देन बी को आपने डाला तो बी को डालने पर क्या हुआ, आयन सल्फेट को डिस्प्लेसमेंट वहां पर देखने को मिला, यानी आयन को डिस्प्लेस कर दिया गया। ओके, बी के द्वारा। सी नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, यानी कि आयन कॉपर और जिंक को इसने यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ शो हुआ, सिल्वर नाइट्रेट में, यानी सिल्वर से तो अधिक अभिक्रियाशील है लेकिन इन तीनों से कम अभिक्रियाशील होगी। ओके, देन डी है आपका, यहाँ किसी के भी साथ इसने रिएक्शन शो नहीं किया, यानी कि ये इन सभी से कम अभिक्रियाशील होगी। ओके, तो यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी। फर्स्ट, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपकी कौन सी होगी। ओके, सेकेंड है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जब बी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। थर्ड है आपका अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ए बी सी डी का आपने बताना है कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, यानी सबसे अधिक जो होगी अभिक्रियाशील वो सबसे ऊपर आएगी और धीरे धीरे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या समझ आता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। किन किन में, आयन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, चारों में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी ए बी सी डी में से जो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी वो उससे भी अधिक अभिक्रियाशील है। समझ रहे हैं, इसके बाद आप धीरे धीरे सबका आपका ऑर्डर लगा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव एज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन सेकंड सल्फेट। ठीक है, आपका मेटल बी क्या होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा ए बी सी डी में से, क्योंकि वो आयन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। ठीक है ना, आयन, आयन से कम कॉपर, कॉपर से कम सिल्वर होता है। इस तरह से आप सीरीज पढ़ते हैं। देन सेकंड, when metal B is added to copper sulfate solution, a displacement reaction will take place because of which the blue color of copper sulfate solution will fade and a red brown deposit of copper will be formed on metal B। क्योंकि ये तो आयन क्या कहा गया,
कि मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव एज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयन। आयन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसका मतलब कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगी। और कॉपर का जो ब्लू सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सोल्यूशन होता है वो क्या कह रहे हैं कि वो फेड हो जाएगा और आपकी जो कॉपर है वो उस मेटल बी पे डिपॉजिट हो जाएगी। जैसे आप क्या कहते थे कि आयन को अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दो, लोहे की कील को डालते थे ना कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, उसके बाद क्या होता था, जो आयन का कलर था ग्रे कलर, वो रेडिश या आपका डार्क कलर का हो जाता था। क्यों? क्योंकि कॉपर वहां पे डिपॉजिट हो जाती थी लोहे की कील में। और जो आपका आयन है वो कहाँ चला जाता था? सोल्यूशन में चला जाता था, फेरस सल्फेट बन जाता था वहां पर, या आयन सेकेंड सल्फेट जब आप बोलते हैं, तो वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाता था। तो इसी प्रकार से थर्ड है आपका मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेसेस आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। Metal A is less reactive because it displaces copper from its salt solution. Metal C is still less reactive because it can displace only silver from its salt solution. And metal D is the least reactive because it cannot displace any metal from its salt solution. Hence, the decreasing order of reactivity of the metal is B. सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव A, उससे कम रिएक्टिव C और सबसे कम रिएक्टिव D। तो क्या कहा गया? B सबसे अधिक रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो आयन को वहां से आपका क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ए उससे कम है क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि कॉपर आयन के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। देन सी आपका है, क्यों? क्योंकि वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सिल्वर इन दोनों से भी नीचे आता है। और डी क्योंकि वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, यानी वो सबसे कम रिएक्टिव आपका होगा। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हमने थर्ड चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए। ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको आंसर राइटिंग इसी प्रकार से करनी होगी, अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स और नए प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।